जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। हवे अपने अपना पाठ 4 देश के नाम संदेश, यह पाठ में हम आगे बढ़ेंगे और इस पाठ को हम हिंदी में समझेंगे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें यह पाठ में सीख देते हैं कि अगर हम किसी के मेहमान बनके उसकी मेहमान नवाजी से खुश होते हैं तो हमें भी हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे समाज में वही कार्य करना चाहिए, ताकि कोई आके हमें भी ऐसा ही कहे और हमारी भी जो सम्मान हम दूसरों को देते हैं वही सम्मान हमें हमारे समाज में भी मिले। वह कह रहे हैं कि हम एक दो मित्र हैं, उसके द्वारा हमें समझाया गया है कि एक मित्र अपने मित्र को कह रहा है कि मैंने ईमेल भेजा था, उसमें मुझे अब्दुल कलाम ने यह आंसर दिया है, जिसमें हम हमारे सरकार के बारे में जो कुछ गलतियां निकालते हैं और नुक्स दिखाते हैं वही हमें हमारी तरफ से कितनी तरफ से सही है यह हमें बताया गया है। जब कलाम अपना भाषण शुरू करते हैं तो पहले ये बोलते हैं कि क्या आपके पास मेरे देश के वासियों, भारत देश के लिए कुछ 10 मिनट है तो मैं आपके साथ बात करूं। अब कलाम जी कह रहे हैं कि हम हमारी सरकार को निकम्मी कहते हैं, कूड़े नहीं उठाती, डाक ठीक तरह से नहीं देती, हमारी एयरलाइंस गंदी है, हमारी रेलवे गंदी है, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा देश लोकशाही है। हम ही ने सब जो भी यहाँ पे मंत्रिमंडल में है मंत्री, उन सबको हमने ही चुनाव में एक जुट कर आगे बढ़ाया है, तो वो हमारे ही सदस्य है, तो वो हमारा गंदा काम नहीं करेंगे। यही ट्रस्ट के साथ जब हम इलेक्शन में उसे ठीक तरह से जांचेंगे तो वह बात हम बोल रहे हैं वो कैसे सही होगी। वह कह रहे हैं कि अगर आप सिंगापुर में जाएंगे और उसकी एयरलाइंस या हवाई अड्डा है वो आपको पसंद है, तो उसकी स्वच्छता के बारे में आप कहेंगे कि वहाँ सब सुंदर है, स्वच्छ है, तो वो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम यहाँ की एयरलाइंस को ठीक तरह से रखते नहीं। हम अपना जो भी कूड़ा है, कागज पत्ते हैं, वह इधर उधर फैला देते हैं, उसी वजह से गंदगी होती है। और वो कहते हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के नियम बाखूबी निभाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंगापुर अच्छा है तो हम भारत को भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो वहाँ सिगरेट पी के एक टुकड़ा वहाँ पे नहीं फेंकते। आप ये समझते हैं कि यहाँ की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर आप दुबई में जाए तो रमज़ान के महीनों में अगर आप जा रहे हैं तो उस फिक्स समय पर आप खाना नहीं खाएंगे और खुले सर आप वहाँ तहाँ नहीं घूमेंगे। तो जब वही बात हमारे यहाँ रमज़ान में होती है तो आप क्यों नहीं उस नियम का पालन करते हैं? यही बात हमें कलाम साहब यहाँ पे समझाते हैं। अगर आप वॉशिंगटन में जाएंगे तो 50 से 60 मीटर की दूरी पर अगर स्पीड से कार चलाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, तो वो टोल टैक्स आप यहाँ पे क्यों नहीं जमा करते? हमारी सरकार मजबूत तभी होगी जब हम पूरी तरह से सब टैक्स देंगे। अगर जनता ही करप्शन करेगी तो सरकार क्या करेगी? यह बात हमें समझाया है। और वॉशिंगटन के आगे बोलते हैं कि बोस्टन में हम जाएंगे तो किसी भी डिग्री का जो पत्र है हमारे पास उसे डुप्लीकेट नहीं बनाते। और हमारे यहाँ क्या है, आपको कोई भी कागज पत्ता है वो डुप्लीकेट आप डिग्री का अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं तो आप डुप्लीकेट बनाकर किसी भी सरकारी अफसर को दे देंगे और हमारा काम हो गया। ऐसे अपने मन में खुश होते हैं, लेकिन यह काम जो हम कर रहे हैं वो गलत है, वो हम नहीं समझते, क्योंकि
हम यह चाहते हैं कि हमारा काम हो गया, लेकिन यह नहीं समझते इससे हमारी सरकार कितनी खोखली होती जा रही है। यही बात समझाते हुए कलाम साहब कह रहे हैं कि अगर भारत में सिगरेट फेंकना है, कूड़ा फेंकना है, कहीं भी किसी प्राणी पशु पक्षी को जैसे तैसे घुमाने ले जाना है तो आप आसानी से करते हैं। वही कार्य आप फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे नहीं करते हैं। अगर वहाँ पे एक पैसे वाला आदमी है और अपने कुत्ते को घूमने के लिए अपने साथ लेके जाता है और वह कहीं पे भी पोटी करता है तो वहाँ पे उसे कटोरा लेके साफ करना पड़ता है, और हम यह हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसलिए हमारे यहाँ स्वच्छता नहीं है। अगर हम किसी समुद्र किनारे घूमने जाएंगे तो इधर उधर जो भी आप कूड़े कचड़ा है वो फेंक देते हैं। बाग बगीचे में घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने जो खाना खाया वहाँ पे जो फूल पौधे हैं उसे भी हम नुकसान करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उसी के साथ वो कहते हैं कि जो समाज में जो सरकार बनी है वो सरकार का चुनाव होता है, और हमारी यह सरकारी जो कर्मचारी है वो भारत देश के ही है। तो भारत देश लोकशाही देश है, उसमें चुनाव में हमने ही चुना है और उसे चुनी हुई व्यक्ति को ही एक फिक्स मुकम्मल किया है। तो अगर हम भी ऐसा कार्य करें कि उसे गलत आदमी को ही वहाँ पे बिठा दे तो उस कुर्सी का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है। अगर हमारे घर में बैठे बैठे हम ये बात करते हैं कि हमारी बच्ची का विवाह योग्य हो गई है तो उसका विवाह करना है, लेकिन हम दहेज नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि दहेज देना अच्छी बात नहीं है, हमारी सरकार इसे गुनाह समझती है। अब हमारे लड़के की शादी करनी है तो हम आपस में ऐसे बात करते हैं, यहाँ पे कौन सुन रहा है? जो भी हमारे रिश्तेदार है उसके साथ हम ऐसे बात करते हैं कि आपको अगर मेरे बेटे से, उसकी तो बहुत बड़ी डिग्री है, अगर आपको उसके साथ शादी करनी है तो ये देना पड़ेगा। तो ये हम कर रहे हैं वो एक गलत ही है। समाज में हमारे जो भी सामाजिक दूषण है उसे फैलाने का हम काम कर रहे हैं। तो कलाम जी कह रहे हैं कि आप अपनी नीति प्रति सही रखेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार वो भी नीति से चलेगा और नीति के साथ रही सब अच्छाई मिलेगी। अगर हम हमारे देश में नकारात्मक वलण प्रकट करते हैं तो पूरा देश नकारात्मक हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में सकारात्मक वलण आएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारी देश, हमारी सरकार वो भी मजबूत हो जाएगी और देशों की साथ चलने योग्य हो जाएगी, और उसकी कतार में हम होंगे कि हम भी ये कह सकेंगे कि हमारी सरकार भी बहुत मजबूत है। इसी के साथ कलाम जी ने यह जो हमें समझाया है वह हमें हमारे जीवन में, हमारे रोज जो यह नियमों का पालन किए बिना कार्य कर रहे हैं उसे थोड़ा रुक के यह सोचना चाहिए कि क्या हम गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी। हमें एक अच्छे नागरिक की तरह हमारे देश में सब टैक्स भरने चाहिए और जो भी सरकारी प्रॉपर्टी है उसे इस्तेमाल करने में एक नहीं 5 बार सोचना चाहिए कि यह अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी होती तो क्या मैं इसे गलत इस्तेमाल करती। इस तरह से कलाम जी हमें समझा रहे हैं। હવે તમે આશા રાખું કે આ પાઠ વ્યવસ્થિત સમજી ગયા હશો। હવે તમારે અબ્દુલ કલામ મારા પ્રિય નેતા કે વૈજ્ઞાનિક કલામ આના વિશે 10 વાક્ય લખવાના છે। આ રહેશે તમારું વેજીટેબલ, બરાબર છે।
ચાલો મિત્રો, હવે ફરી મળીશું આપણે પાછા બીજા વિડીયોમાં આવા સરસ પાઠની સાથે. હું હવે રજા લઉં છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.